बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक दो नहीं, यके बाद दिगरे कई जजेस के तबादले, और वो भी वो जजेस जो इमरान खान के केसेस सुन रहे थे, उनके तबादले ना कोई बड़ी कहानी बता रहे हैं। और पता चल रहा है कि कोई जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह रहे थे कि हम लोग मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, वहीं कोई खामोशी वाला एक तूफ़ान भी एक पेश खेमा है उसका, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये कह दें ना, किसी का ध्यान भटका कर काम डालना, वो सज्जी दिखा के खब्बी कराना, लाइक ये वाली सिचुएशन मुझे इसलिए नज़र आ रही है कि एक तरफ तो इमरान खान से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी हमने देखा ढोल की बजा रहे, नहीं हो ही नहीं सकता, इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो तो कोई सियासी आदमी नहीं है, ये नहीं हो सकता इमरान खान के अलावा किसी से मुज़ाकरात कर लें तो कर लें, हम किसी तौर पर भी नहीं करेंगे, इसको हम सियासतदान नहीं मानते, और ना ही अदालत के किसी, पहले बंदूक के जोर पर हमसे मुज़ाकरात कराए जाते थे, अब हथौड़े के जोर पर कराए जाते हैं। तो ये एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अपना स्टांस पकड़ा हुआ, पूरी पीडीएम ने एक अलहदा स्टांस पकड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोला कि अब एक डिज़ाइन, एक पैटर्न पर है, ये सारी की सारी बका की जंग है, ना सिर्फ सियासी जमातों की बल्कि इदारों की भी बका की जंग शुरू हो चुकी है। हर एक का अपना सर्वाइवल मोड है, और हर एक की गुत्थी जिस तरफ जाकर सुलझती है, यानी एक नुक्ता जिस तरफ जाके ख़त्म होता है, वो है कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब। इमरान खान के आने पर किसी सियासी जमात को नुकसान होना है, इमरान खान के आने पर, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इमरान खान साहब के आने पर किसी भी इदारे की मजबूती या उसके चौखटे में रहने का सवाल पैदा हो सकता है। इमरान खान के आने के ऊपर ही किसी किस्म की, जी हाँ, इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात हो, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का हक हो, या बहुत से इदारों को उनकी हदूद में रहने के हवाले से कुछ इकदाम करने हो, तो ये सारी चीज़ें अब बका की जंग की तरफ जा चुकी है। और 2+2=4 पर इमरान खान साहब फिक्स होना उनका ज़रूरी है, अगर बाकी लोगों की बका इसी के अंदर है। इसलिए मरियम बीबी उम्रे के दौरान ट्वीट मारती हैं, इसलिए नवाज शरीफ उम्रे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान को बैकअप फराहम कर रहे हैं, इसलिए ये तमाम चीज़ें उस हिसाब से जा रही हैं कि आज खबरें चलाई जा रही हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, तस्वीर कोई जारी नहीं हुई, दो तरफा अमूर, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातें हुई, ये मरियम बीबी भी चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद थी, ये सारी खबरें प्लेस की जा रही हैं। तो मैंने आपको बताया ये बका की जंग है, तो आपने ज़रा दिल भी थाम के रहना, कुछ भी किसी वक्त भी किस किस्म के हालात तब्दील हो सकते हैं, तो गेट रेडी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैंने बोला कि उधर इमरान खान साहब के लिए चीज़ें भी मौलाना फजलुर रहमान मुखालफत भी करते हुए नजर आ रहे, तो ये सब नॉर्मल नहीं है। इमरान खान के केसेस की जो जुडिशल टीमें बनी हुई हैं, यानी जो जजेस की टीमें बनी हैं इमरान खान के केसेस सुनने के हवाले से, उनकी तबादले हुए हैं। तोशाखाना केस के ज़फ़र इकबाल साहब, जिन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा वाक़ भी हुआ था, जब साइन भी इमरान खान के से फाइल गुम गई थी और फिर शीशे भी टूट गए थे, उनसे मुतल्लिक़ आके वो बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा गए। इमरान खान साहब को उन्होंने लंबी तारीख दी, सबसे पहले उनका तबादला किया ना, ज़फ़र इकबाल साहब असिस्टेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का तबादला कर दिया, और कहा क्या था, उन्होंने लंबी तारीख दे दी थी अचानक 29 अप्रैल की, जो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं लग रही थी, और दोबारा वारंट भी जारी नहीं किए किसी के कहने पर उन्होंने, तो इसलिए उनका सबसे पहले तबादला कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा था, मेयार के हिसाब से मैंने, सारे बॉन्डे हैं, सारे जाली केस है, यानी उन केसेस पे जिसपे इमरान खान साहब मौजूद भी नहीं है, तो एक सर्टन एक मामला पैक करने की कोशिश थी। तो वहाँ जस्टिस तारिक सलीम साहब वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे थे कि इमरान खान साहब गिरफ्तार ना करें, इमरान खान साहब इतनी देर में पहुंच जाए, इमरान खान साहब जमानत के हवाले से या जो कुछ भी था, फिर वो सारा जमानत पर वाली एपिसोड, और जस्टिस तारिक सलीम साहब काफ़ी उसके अंदर एक्टिव थे। फिर इमरान खान साहब के तमाम केसेस को एक जगह पर कंपाइल करके उन्हें 120-21 जो केसेस है उनके हवाले से जो फैसला देने की इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की भी थी कि ये तमाम के तमाम केसेस एक साथ कर दे, ताकि किसी न किसी केसेस में गिरफ्तारी करना चाहते हैं, ये तमाम भोंडे केसेस हैं, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये तो जस्टिस तारिक सलीम साहब कर रहे थे, तो जस्टिस तारिक सलीम साहब के ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाए गए, फिर मज़ेदार किस्म की नून लीग ने उनके खिलाफ कंपेन्स चलाई, और अब उनका तबादला कर दिया गया है 2 माह के लिए। लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है, वहां जस्टिस तारिक सलीम साहब की ट्रांसफर कर दी गई है, ठीक है जी। मैंने बोला ये सब चीज़ें गैर मामूली है। और सुन ले, अभी आगे भी बताता हूँ, इमरान खान की नाअहली भी हुई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस नाअहली केस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक के सामने दरख्वास्त दायर की हुई है। उस नाअहली केस को ये इलेक्शन कमीशन ने की थी, उसकी समाअत लार्जर बेंच कर रहा है, और उस लार्जर बेंच की सरबराही करें जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, ठीक है। उसमें किसी किस्म की जानी चाहिए शाहिद बिलाल हसन साहब, तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच पे।
यानी वो लोग हैं जिन्होंने पूरी समातें सुनी है, केसेस सुने, और ये सब करने के बाद जब नतीजे की तरफ पहुंच रहे हैं, जब किसी किस्म का कोई उन्होंने फैसला देना, हुक्मनामा जारी करना, तो उनकी अब ट्रांसफ़र कर दी, चाहे जस्टिस तारिक सलीम हो, जस्टिस सॉरी बिलाल शाहिद बिलाल हसन हो, या जस्टिस या जज साहब जो मजिस्ट्रेट हैं जफर इकबाल साहब, वो तो इनकी कर रहे हैं। तो मतलब इन सब का तबादला किया जा रहा है। मैं इसका अगर मतलब अखज़ करूं तो लीगल महाज पे इमरान खान साहब के स्क्रू ज़रा टाइट करने का इनका प्लान है आफ्टर ईद, और या ये फैसला हो चुका है, या तो उनको फिट करना है बकौल मौलाना फजल रहमान के, इनको गिरफ्तार करना ही करना है, तो तब जाके लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो वो करना है, या नाअहल करने वाली कोई ख्वाहिश है, तो इसके ऊपर अमल करने की ये लोग कोशिश करें। मैंने ये कहा होगा नहीं होगा अमल, इट्स एन अदर थिंग। ये सारे चीज़ें अगर मैं विद द बेस्ट ऑफ माई माइंड आपके साथ शेयर करूँ, अपना एनालिसिस शेयर करूँ, तो मुझे ये इस तरफ लगता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान को कुछ अर्से के लिए अंदर सॉफ्टवेयर तो अपडेट इमरान खान साहब का क्या उन्हें थोड़ा ट्यून अप कर देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें इनके प्लान के अंदर चल रही हैं। दूसरा, मैंने एक और खबर भी साथ ही बता दूं, अली अमीन गंडापुर को सिंध लेके थे बेचारे को, पहले पहले केपीके से पंजाब से लेके अब उनको सिंध लेके हैं, क्योंकि जब बार बार शहर फिराते हैं तो उसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा किसी बंदे का, वो इनके कदमों पे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए शहर से फिराया था। हमने आज़म सवाती और शहबाज गिल वाले तमाम केसेस पे और हसाम न्याजी वाले केस में हमने सब चीज़ों में देख लिया। तो अब उनको सिंध की शिकारपुर जेल लेके गए, उधर अदालत में सखर में पेश किया गया जी, और वहाँ अदालत का कोई केस ही नहीं है, तो उन्होंने क्या जिस्मानी इस बंदे का रिमांड है, इसको जुडिशल कर दें, तो उनको जुडिशल कर दिया, वो सखर जेल में ईद गुजारेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं केपीके के, वो अब अपनी ईद सखर जेल के अंदर गुजारेंगे। अब ईद के बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अली अमीन गंडापुर को फिक्स कर लिया, और वैसे भी उनको फिक्स करने के बाद मेन जो मामला था ना, वो था आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म इन्होंने अपनी मर्ज़ी का बनवा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अमूर कश्मीर रह चुके हैं और और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के वज़ीर रह चुके हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। मैंने आपको बताया कि पिछले वज़ीर आज़म को उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनवाया था, तो बहरहाल ये सब चीज़ें तो हैं। अच्छा, वो हो गया। अब सुने, खबर एक है, बल्कि खबर उड़ नहीं रही, खबर मैं आपको बता देता हूँ। इरफान कादिर साहब ने सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया जी, और उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को फारिग कराया जा सकता है, एक अदद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। उन्होंने कहा ये हो सकता है, इस पर काम कर रहे हैं, इस पर बात बन भी सकती है। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उमर अता बंदियाल साहब को पहले फारिग किया जाएगा, और उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस पर काम हो रहा है। इरफान कादिर वगैरह खुद इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है जी, मुशीर भी हैं और इलेक्शन कमीशन की वकील भी है, प्राइम मिनिस्टर की मुशीर भी हैं, तो वो सब है, इस पर काम कर रहे हैं। और मुद्दा ये बयान किया जाएगा कि चीफ जस्टिस एतमाद खो चुके हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस बन चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा दरखास्तें उनके खिलाफ आ चुकी हैं, और वो इस तरह के बेंचेस तश्कील देते हैं और इस तरह के फ़ैसले करते हैं जो रियासत के मुखालिफ है, जो हुकूमत के मुखालिफ है, जो पार्लियामेंट के मुखालिफ है। इस तरीके से उनके ऊपर पूरा केस बनाया जाएगा, उनका एहतसाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेफरेंस के अंदर ये होगा। और इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि ये हो भी सकता है और हम कर भी रहे हैं इस पर काम। और उन्होंने इसकी मिसाल दी कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो वकला कैंपेन और पूरी पॉलिटिकल कैंपेन के बाद जो दोबारा बहाल हुए थे, कहने का वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही बहाल हुए थे। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से बहाल हो जाता है, तो उमर अता बंदियाल प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से मुअत्तल भी हो सकते हैं, फारिग हो सकते हैं। इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, दीगर जजेस को बहाल किया था। उन दीगर जजेस में वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अहकाम की रोशनी में हुआ था। उन्होंने कहा बंदियाल साहब भी उसी तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल हुए थे, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रिवेल करता है, ठीक है जी। और अब देखते हैं, बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब गेम बनाएंगे तो बनाएंगे, जो इनकी कैंपेन है, और कि पूरी कैंपेन जो नून लीग इस वक्त चला रही है ना सोशल मीडिया पे, वो जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर चला रही है। इवन कि ये दोनों जजेस के किरदार को मशकूक कर दिया मरियम एंड कंपनी साहबा ने, पूरे इन दो जजेस को वो कर दिया, मशकूक कर दिया। और अब कह रहे हैं कि इरफान कादिर साहब अगर स्टे ऑर्डर के जरिए आएंगे तो अपनी मर्जी से बेंच बनाएंगे अब, और अपनी मर्जी से, क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब की जो है वो अक्सरियत निकल जाएगी, तो ये दो बेंच जो बनेंगे ये अपनी मर्जी से बेंच बनाएंगे, चीफ जस्टिस के फैसलों को रिविजिट कराएंगे और चीफ जस्टिस की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। प्लान बहरहाल इनका ये गंदा ही इसके ऊपर चल रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूँ, मगर अच्छी खबर और बेहतरीन खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में जो पॉइंट जाता है कि ये जो
ये सारी बातें उसी पे आ रही है ना जो सुबह एक बिल बनाया गया, प्रोसीजरल बिल जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जिसको लागू किया गया। इस बिल के हक में चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने इसके खिलाफ फैसला दिया था कि ये बिल हिस्सा नहीं बन सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, और तारीख दी थी 2 मई तक ये कानून मुअत्तल रहेगा। तो 2 मई अभी आई नहीं है, तो 2 मई तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत की राय में कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुअत्तल है, यानी 8 रुकनी बेंच। तो इसके मुकाबले में कोई 9 रुकनी बेंच आए तो आए। तो काजी फायज ईसा साहब का जो ग्रुप है उसमें तो कहा जा रहा है कि 6 जजेस है, ठीक है जी, और 6 जजेस, अतर मिनल्ला साहब भी चीफ जस्टिस के साथ है, तो अब ये 6 और 9 की अक्सरियत बन चुकी है। तो कोई ज़्यादा तादाद का कोई जजेस का बेंच बैठेगा तो वो इसको मुअत्तल कर सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता। तो मतलब अक्सरियत तो चीफ जस्टिस की है, और यही सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। फीडबैक से मुतल्लिक दुआ कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन है सब्सक्रिप्शन का, इसको दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।